नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 16 मई के मतदान से पहले 3 राज्यों में प्रचार इन दिनों जोरों पर है। महज 4 दिन बाद प्रचार तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में थम जाएगा। लिहाजा आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज केरल में रैली की। सत्ताधारी यूडीएफ के साथ साथ एलडीएफ की उन्होंने जमकर आलोचना की। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कल के भाषण के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इस पर कई पार्टियों की तरफ से बयान भी देखे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच केरल और तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियों का प्रचार भी चरम पर है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके, डीएमके और पीडब्ल्यूएफ समेत सभी पार्टियों के नेता रोजाना कई रैलियां कर रहे हैं। पुदुचेरी में भी रैलियों का सिलसिला जारी है। ये तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, साथ ही दिखाएंगे तीनों राज्यों के जमीनी मुद्दों की पड़ताल करती हमारी कुछ रिपोर्ट्स। लेकिन सबसे पहले चुनावी सुर्खियां। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान पर राजनीतिक सरगर्मी तेज। बचाव में उतरी कांग्रेस तो बीजेपी का मुद्दों से भटका निकारो। केरल में सोनिया गांधी के बयान की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की आलोचना। एलडीएफ और यूडीएफ पर बोला हमला। तमिलनाडु की हाई प्रोफाइल सीट आरके नगर में बुनियादी सुविधाओं की कमी बड़ा चुनावी मुद्दा। मैदान में मुख्यमंत्री जयललिता समेत 12 महिला उम्मीदवार। और असम में नतीजों से पहले बयानबाजी तेज। बीजेपी को रोकने के लिए बदरुद्दीन अजमल की विपक्षी दलों से साथ आने की अपील। सफर की शुरुआत केरल के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के तिरुवनंतपुरम में दिए बयान पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और सरकार में सहयोगी दूसरे दल जहां बयान की आलोचना कर रहे हैं, तो वहां कांग्रेस को उम्मीद है कि जनता बयान को सकारात्मक रूप में ले रही है। I have spent 48 years of my life in India. This is my home. This is my country. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में गहमा गहमी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी ने अपनी पीड़ा लोगों के सामने रखी, जिसे आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। I think it's really had a terrific impact. I've been hearing from a lot of people who are basically non-political. People in this town, in this city, and indeed from outside who've been contacting me, saying they were really touched and moved by this comment. सोनिया गांधी के इस बयान से कई दल इत्तेफाक रख रहे हैं। जेडीयू और एनसीपी का मानना है कि प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। सोनिया जी का कष्ट स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक मुद्दों पर बहस करनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत आरोप लगाना चाहिए। उन्होंने अपनी सास को खोया, भारत के बलिदान हुआ है, बिल्कुल अपने पति को भी खोया कैंपेन के अंदर, अपने बच्चों के साथ भी जो जिस तरह की वो राजनीति में धंसी हुई हैं, बिल्कुल अब उन पर थोड़ा सा इंसानियत के नाते इस तरह के अटैक नहीं करना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने बयान पर आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ऐसे भाषण देकर कांग्रेस कार्यकाल के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर पर्दा डालना चाहती है। देखिए, ये विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश है, अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश है। अगर हिंदुस्तान से आपका लगाव होता तो इतने घोटाले आपके नेतृत्व में क्यों हुए? क्यों आपने उस पर शुरुआत से सख्ती नहीं की? आज हमारे यहाँ लोगों को पानी नहीं है पीने के लिए, आज नहर में पानी नहीं है सिंचाई के लिए। इधर शिवसेना का कहना है कि ऐसे बयानों से कांग्रेस को ही फायदा होता है। साथ ही पार्टी ने सोनिया गांधी की आलोचना भी की। देखिए, सोनिया गांधी ने बात कही है, उनकी भावना है, लेकिन लोग कुछ बातें भूल नहीं पाते। 30 साल पहले की, जब आपके पास 2 पासपोर्ट थे, आप 2 देश के नागरिक थी, ये बातें हम भूल नहीं सकते। आज आपको ये सब कहना पड़ रहा है, लेकिन आप इंदिरा गांधी नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के होसूर में इटली से जुड़ा एक बयान दिया था। सोनिया गांधी का बयान प्रधानमंत्री के उसी बयान का जवाब माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
केरल की राजनीति में अपनी जमीन तलाश रही बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कई रैलियां की। उन्होंने राज्य में यूडीएफ और एलडीएफ दोनों गठबंधनों पर जमकर निशाना साधा और केरल में बीजेपी की भारी जीत का दावा किया। केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खूब मेहनत कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। त्रिशूर में हुई जनसभा में उन्होंने सोनिया गांधी के हाल में दिए बयान पर पलटवार किया और उन पर कई आरोप लगाए। अमित शाह ने केरल में बीजेपी के आने से त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद जताई और पार्टी को यूडीएफ और एलडीएफ का एकमात्र विकल्प बताया। कोयम्बटूर में उन्होंने वाम दलों की तीखी आलोचना की। जब जब कम्युनिस्ट पार्टी आती है, केरल के अंदर हिंसा होती है। इस कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के 280 से ज्यादा लोगों पर अत्याचार हुआ है। अमित शाह ने बाकी रैलियों में भी एलडीएफ और यूडीएफ पर कई आरोप लगाए। केरल में बीजेपी इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के साथ भारी बढ़त का दावा कर रही है। पार्टी ने करीब 14 पार्टियों से गठबंधन कर एनडीए को शक्ल देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एलएपी से अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अखिलेश, अब चंद दिन रह गए हैं जब प्रचार थम जाएगा, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां वहां जाकर जो प्रचार कर रही हैं और वहां से जो बयान आ रहे हैं वो तो एकदम राष्ट्रीय स्तर के लग रहे हैं। क्या ये राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय बयान, राष्ट्रीय राजनीति हावी है वहां पर, या अभी भी वहां पर जमीनी मुद्दे, जमीनी मसाइलों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या देख पा रहे हैं आप? निश्चित तौर पे देखिए, एक राजनीति में एक भ्रष्टाचार का मामला है जो वो देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी है और क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर भी है भ्रष्टाचार का मसला। दूसरा एक बात जो यहाँ के कुछ युवा हैं उनमें उनको नरेंद्र मोदी की जो छवि है उस छवि के बारे में उनको याद होता है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर सच्चाई है वह बहुत ही मजबूत है और एक अंदर जनता के अंदर एक अपने आप एक जागरूकता है, वो चेंज करने की जागरूकता होती है, लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की जागरूकता है और उसके अलावा विकास की एक भूख भी है। क्योंकि देखिए, यहाँ से सबसे ज्यादा विस्थापन अगर गल्फ कंट्रीज में कोई सबसे ज्यादा जाता है तो केरल से लोग जाते हैं। तो एक यह भी है कि यहाँ अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले तो लोगों को जाके वहाँ कई जगह मानवीय अमानवीय स्थिति में रहना पड़ता है। उसके बाद जब वो लौटते हैं तो उनको यहाँ के समाज में उस तरह की पहचान नहीं मिलती, उस तरह का जगह नहीं मिलता जिस तरह का जगह वो छोड़कर गए थे। तो एक समस्या है क्योंकि केरल में दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं और यहाँ से लोग विदेश में जा रहे हैं। तो एक चेन बना हुआ है लोगों के आने और जाने का, उस समस्या से लोग परेशान हैं। तो स्थानीय स्तर पर एक जो और भी समस्या है लोगों के जेहन में, यह भी बात है कि जो विकास के जो बड़े बड़े मॉडल हैं उन मॉडल की जगह का अगर छोटे मॉडल रखे जाए तो शायद लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। और जो एक पानी की समस्या केरल में भी बढ़ रही है तो लोगों को लग रहा है कि अगर प्रदूषण को या जल के अंदर जो जहरीले तत्व हैं उनको घुलने से बचाने के लिए बड़े इंडस्ट्री की जगह अगर छोटे लगाए तो यह भी बात चल रही है जी। तो कई तरह केरल की तुलना आप एक बहुत ही मानसिक तौर पर विकसित जो प्रदेश होते हैं उनसे करनी चाहिए। केरल की तुलना आप कुछ ऐसे राज्यों से नहीं कर सकते जो हिंदी भाषी राज्य है। एक काफी विकसित मानसिकता वाला राष्ट्र है, राज्य है और उस राज्य की तरह यह सोचता है, आगे सोचता है भारत से। जी जी। लेकिन अखिलेश, ये तो मुद्दों की बात हुई, लेकिन जो राजनीति है फिलहाल केरल की, वो किस दिशा की ओर जा रही है? क्या वाकई में जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला वो देने जा रही है, या विधानसभा में जो भी विधानसभा आने वाली है उसमें अहम उसका मकाम होगा अपना बीजेपी का? क्या ऐसा कोई त्रिकोणीय आप देख रहे हैं, या जो रूढ़िवादी परंपरा चलती आ रही है वहां पर जो अल्टरनेटिव गवर्नेंस की बात आती रहती है, यूडीएफ वर्सेस एलडीएफ, वही इस बार देख रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं आप? कर रही है उससे तो लगता है कि बीजेपी एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रही है कि वह एलडीएफ और यूडीएफ की तरह वह भी एक ताकत है। अब उस प्रचार से कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को वह 16 तारीख को पता चलेगा, लेकिन पूरी तरह से कोशिश यह की है बीजेपी ने कि केरल के हर कोने में उन्होंने अपनी पार्टी के दफ्तर खोले हैं, लोगों को बिठाए हैं और एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जो भी आधारभूत बुनियादी ढांचे तैयार करने की बात लोगों को दिख रहा है कि बीजेपी हर जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में लोग जम कर आ रहे हैं और लोग मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे हैं। तो बीजेपी का जो एक शैली है उस शैली से केरल के कुछ लोगों को उन्होंने प्रभावित तो किया है निश्चित तौर पे, लेकिन जहां तक जीतने की बात होती है यहाँ केरल में जीत
500 से 1000 वोटों से भी जीत हार होती है। तो वैसी स्थिति में बीजेपी की भूमिका अहम भूमिका होगी एलडीएफ और ईडीएफ के बीच का जो संतुलन है उस संतुलन को बिगाड़ने का, और किसका वोट बीजेपी काटेगी उसके संतुलन को बिगाड़ेगी। तो बीजेपी इसी बात से खुश लगती है कि अगर कहीं अनजाने में त्रिशंकु सरकार बन जाए तो शायद बीजेपी की पूछ बढ़ जाएगी और बीजेपी यह साबित कर सकती है कि केरल में हमने प्रवेश कर लिया। तो कुछ लोग यह कह रहे हैं कि डबल डिजिट का लक्ष्य है बीजेपी का, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट उनका अपना असेसमेंट है, लेकिन फाइनली तो यहाँ की जनता जो काफी जागरूक जनता है वह अंदर अंदर तय करती है कि हमें किसे वोट देना है। और इसका खुलासा 19 तारीख को हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। केरल के विधानसभा चुनाव में इन दिनों हाउसबोट इंडस्ट्री के लोग अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। साल दर साल विदेशी सैलानियों की संख्या गिरती जा रही है। देशी पर्यटकों ने इस इंडस्ट्री को बचाया हुआ है। कई बार सरकार से बोट मालिकों ने सुविधाएं मांगी, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। केरल के इस इलाके की हाउस बोट में इन दिनों सन्नाटा है। इक्का दुक्का पर्यटक ही दिखाई देते हैं, लेकिन हाउस बोट मालिकों को उनके लिए पूरी तैयारियां करनी पड़ती हैं। हालांकि ये मौसम सैलानियों की कम आमद का है, मगर हाउस बोट मालिकों का कहना है कि सरकारों ने पर्यटकों से कमाई तो की, लेकिन इस उद्योग के लिए सुविधाओं और संरचना तंत्र पर ध्यान नहीं दिया। Our demands is to the government instead of investing in these houseboats or stuff like that, government has to develop the infrastructure facilities for the tourists to come, the boat to park, come convenient place for the boat to park. There they have to develop the infrastructure for the guests to easily, access easily come and go. केरल के एलेप्पी और कोट्टायम जिलों में करीब 5000 छोटी बड़ी हाउस बोट और शिकारे हैं। समंदर के बैकवाटर में ये शिकारे रात भर डेरा डालते हैं। टूरिस्ट इनमें ही ठहरते हैं। अनुमान के मुताबिक कोई 2.5-3 लाख लोग हाउस बोट इंडस्ट्री और उससे जुड़े छोटे कारोबार में लगे हैं। हालांकि इस मौसम में गर्मी के कारण सैलानी कम आते हैं। मॉनसून आते ही टूरिस्ट की बाढ़ आ जाती है। बोट मालिकों के एसोसिएशन का दावा है कि अगर बुनियादी संरचना ठीक हो जाए तो पर्यटकों की तादाद बढ़ सकती है। आंकड़ों के मुताबिक 10 साल पहले यहाँ आने वाले सैलानियों में 75% विदेशी होते थे। अब ये गिरकर सिर्फ 10% रह गया है। उनमें भी अरब देशों से आने वाले पर्यटक ज्यादा होते हैं, जो केरल नहीं बल्कि बारिश देखने आते हैं। जो टूरिस्ट यहाँ आते थे, अब वो श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों की ओर जा रहे हैं। I feel that the infrastructure development or the government is not taking interest for the tourism development. So that is why they are finding, or the tourists who are coming here, they are finding the premises and the environment. Although it is the natural and very greenery, and they are very much, their expectation is beyond their expectation, or the nature when they see. छोटे शिकारे वालों की और मुसीबत है। सैलानियों के नहीं आने से रोजी रोटी और बोट का रखरखाव महंगा पड़ता है। सऊदी अरब में कई साल बिताकर लौटे साइमन केरल के राजनेताओं से नाराज हैं। 5 साल के साथ सब पूरा निकाल के लेके जाएगा। फिर वो हमारा ये है ना बॉक्स MDA। केरल के इस इलाके में बड़ी मात्रा में लोग, बड़ी संख्या में लोग जल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, और अब मैं देख रहा हूँ कि इस तरह दरवाजे पर छोटी छोटी नावें पड़ी हुई हैं। जब आपस में कोई मौका आता है, आपस में कोई संपर्क की इच्छा होती है, तो लोग ये नावें उठाते हैं और पड़ोसी से मिलने चले जाते हैं। वैसे भी केरल में जलमार्ग एक दूसरे से संपर्क का बड़ा जरिया है, लेकिन बैकवाटर कैनाल इतनी गंदी और जलमार्गों का रखरखाव इतना खराब है कि छोटी डोंगियों का इस्तेमाल करने वालों की सेहत को नुकसान पहुंचता है। कोट्टायम जैसा जिला राजनीतिक लिहाज से काफी अहम है। इसी जिले की पुत्तुपल्ली सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री ओमान चांडी किस्मत आजमा रहे हैं। विनोद कौल के साथ राजेश बादल, राज्यसभा टीवी, कोट्टायम। और अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु के ईरोड जिले में चुनाव आयोग ने फ्लाइंग स्क्वाड ने एक कार से 8 लाख की नकदी जब्त की है। कार्रवाई कविंदापादी गांव में की गई।
फ्लाइंग स्क्वाड के साथ मौजूद स्थानीय पुलिस की माने तो कार में 2 लोग मौजूद थे जो कैश से जुड़े कागजात पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद नकदी को जब्त कर लिया गया। तमिलनाडु में अब तक चुनाव आयोग ने 88 करोड़ रुपए से ज्यादा का कालाधन जब्त किया है। 5 राज्यों के चुनाव में ये रकम सबसे ज्यादा है। पड़ोसी केरल के मुकाबले तमिलनाडु में 4 गुना ज्यादा रकम चुनाव आयोग ने जब्त की है। इस बीच आयकर विभाग ने काले धन को लेकर सत्ताधारी AIADMK से जुड़े 2 लोगों के घर पर छापेमारी की। केरल में अब तक 22 करोड़ 54 लाख रुपए पकड़े गए हैं। आयोग ने 5 राज्यों में अब तक 147 करोड़ रुपए जब्त किया है, जबकि इन राज्यों में भारी मात्रा में अवैध शराब और हथियार भी चुनाव आयोग ने पकड़े हैं। करुणानिधि ने पहली बार तमिलनाडु में उत्तराधिकारी के तौर पर MK स्टालिन का नाम लिया है। एक निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में करुणानिधि ने कहा कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो स्टालिन तमिलनाडु की कमान संभालेंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि जब तक वो हैं तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मौजूदा चुनाव में अगर DMK जीतती है तो करुणानिधि 6ठी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। MK स्टालिन करुणानिधि के बेटे और पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। और रामनाथपुरम से रविंद्र सिंह शिवराण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, MK स्टालिन को एक तरह से अपना उत्तराधिकारी स्वतंत्र रूप से उन्होंने घोषित किया है। हालांकि इस पर बहुत पहले से बहस चल रही थी कि करुणानिधि की असली विरासत कौन संभालेगा, लेकिन जो उनका ये बयान है कि स्टालिन ही अगला उत्तराधिकारी होंगे, ये कितना महत्वपूर्ण है तमिलनाडु की राजनीति में? जी देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लंबे वक्त से जो लड़ाई परिवार के बीच चल रही थी, उसके बाद ये बयान आना सीधे तौर पर कि अगला उत्तराधिकारी यही होंगे, निश्चित तौर पर चुनाव के ठीक पहले इसका बहुत अहम महत्व है। हालांकि जब परिवार में विवाद हुआ था और DMK के जो बड़े नेता थे और इनके करुणानिधि के बड़े बेटे अलागिरी जब घर छोड़ करके और परिवार छोड़ करके राजनीतिक अलग पारी खेलने के लिए चले गए थे और उन्होंने DMK से अपना नाता तोड़ दिया था। मदुरई में बहुत दखल था उनका, लेकिन अब जो है वो किसी भी तरीके से राजनीति में सक्रिय नहीं है और अपने आप को परिवार, DMK और राजनीति से बिल्कुल अलग कर लिया है। उसके अलावा परिवार में सिर्फ बचती हैं कनिमोई, जो कि करुणानिधि की दूसरी जो पत्नी है उनकी बेटी हैं, और उनका जो है उनको जब राज्यसभा में भेज दिया गया था तब ये बात बिल्कुल लगभग साफ हो गई थी कि आने वाले वक्त में तमिलनाडु की जो राजनीति है उसमें सबसे बड़ी भूमिका स्टालिन की रहेगी। स्टालिन वर्तमान में विधायक हैं, पार्टी के जो है कोषाध्यक्ष हैं और यहाँ के लोग स्टालिन को तलपति यानी कि सेनापति के रूप में जानते हैं, जो DMK के कैडर के लोग हैं। इसलिए उनका बहुत बड़ा कद है। चेन्नई के मेयर भी रहे हैं और लंबे वक्त से सीधे तौर पर जनता के साथ जुड़े रहे हैं, चेन्नई में राजनीति करते रहे हैं। क्योंकि जब उनके बड़े बेटे जो थे, जब वो राजनीति में सक्रिय थे DMK की तरफ से अलागिरी, वो लगभग उनका जो कार्यकाल था वो मदुरई और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रित था। मदुरई, तंजावुर, रामनाथपुरम, नगर कोइल, इस इलाके में उनका दखल था। लेकिन चेन्नई जो है वहाँ की राजनीति लगातार यही करते रहे DMK की तरफ से, और वर्तमान में युवा चेहरे के रूप में जो है स्टालिन उभर कर आए हैं और प्रचार में भी पूरे प्रदेश में लगातार प्रचार जिस तरीके से कर रहे हैं वो इस बात का संदेश दे रहा है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, करीब 93 और 94 के आसपास की उम्र बता रहे हैं करुणानिधि की, तो ये जाहिर है कि आने वाले वक्त में जो DMK कैडर है उनको अपना नेता के रूप में जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो स्टालिन को कर रहे हैं। और स्टालिन का युवा वर्ग पर खासतौर पे बहुत प्रभाव है और जो द्रविड़ कल्चर है, जो तमिल कल्चर है, उसको लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं में किस तरीके से वो समाहित की जाए, किस तरीके से अपील पैदा करे, उसके लिए स्टालिन पिछले एक लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। चेन्नई की RK नगर विधानसभा सीट इस बार के चुनाव में सबसे खास सीटों में से एक है। इसकी वजह AIADMK प्रमुख जयललिता की यहां से उम्मीदवारी है। दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि यहीं से 11 और महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। भले ही मुख्यमंत्री यहीं से विधायक हो, लेकिन अब भी इलाके में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आइए नजर डालते हैं RK नगर की चुनावी तस्वीर पर। 234 विधानसभा सीट में से RK नगर मात्र एक सीट है, लेकिन मुख्यमंत्री जयललिता की एंट्री ने इसे हाई प्रोफाइल सीट बना दिया है।
साल 2011 विधानसभा चुनाव में यहां से AIADMK के P पेत्रीवल 31,000 वोट से विजयी हुए थे, लेकिन पार्टी प्रमुख के लिए उन्हें 2015 में सीट खाली करनी पड़ी। हालांकि इससे पहले जयललिता 2011 में श्रीरंगम सीट से जीती थीं, लेकिन 2014 में आय से अधिक मामले में उन्हें अपना पद खोना पड़ा, जिसके बाद 2015 में उन्होंने RK नगर से लड़ना पसंद किया और 1.5 लाख वोट के भारी अंतर से जीत हासिल की। हालांकि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद आज भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ के बाशिंदे कई बुनियादी दिक्कतों से दो चार होने को मजबूर हैं। इधर से क्या प्रॉब्लम, तो इधर से कोडंगूर में एक कचरा का बहुत ज़्यादा हुआ, इधर से पूरा पोल्यूशन का पूरा बास आ रहा है। इधर से हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है कि अच्छा स्कूल नहीं है, CBSE स्कूल कोई भी नहीं है। इधर से दूसरा तो बस स्टैंड अच्छा नहीं है। रोड में देखना है वो कुछ नहीं, वो पूरा खराब है, पानी मांग रहा है, चोरी कर रहा है, वो इधर ये ठीक नहीं बात कर रहा है। वो वोट डालेंगे कौन देखना है अम्मा बात कर रहा है, उधर जाना के देखा नहीं। DMK की ओर से यहाँ युवा नेता सिमला मुतचहलन मुख्यमंत्री जयललिता को चुनौती दे रही हैं। For past 15 years, there is no proper basic amenities like proper drinking water, drainage, like that stuff, proper road. And there is a flyover, Korkupeta flyover. It's still pending. And in 1996 to 2001 tenure, DMK government has allotted 30 lakhs of fund for it, and still it is pending. वहीं तीसरी ओर DMK PWF गठबंधन ने शिक्षाविद वासंती देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। वासंती देवी भले ही पहली दफा चुनाव लड़ रही हों, लेकिन उन्होंने बाल और महिला अधिकारों के साथ साथ शिक्षा सेक्टर के लिए सालों तक काम किया है। Generic problems that the poor face anywhere in the country, particularly in Tamil Nadu, these are major ones that people face, like very poor quality of education, complete joblessness. Students, there have been only 2 persons who managed to get into medical colleges from this whole constituency. There are some engineers, but there are no jobs. So joblessness is a major problem. यहाँ के लोगों की माने तो RK नगर के प्रमुख बाजार के साथ साथ रिहायशी इलाके मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। बारिश में यहाँ जगह जगह पानी का भराव आम बात है, जबकि बच्चों के खेलने के लिए यहाँ मैदान की आज भी सख्त जरूरत है। रविंदर सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। आज़ादी के 60 से ज़्यादा साल गुजरने के बाद भी ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में उचित सम्मान और बराबरी का दर्जा हासिल नहीं हो पाया, और शायद यही वजह है कि 33 साल की सी देवी अब चुनावी मैदान में है। वो न केवल अपने समुदाय के लिए बल्कि सभी तबकों के लिए काम करना चाहती हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में RK नगर से ही जयललिता को चुनौती दे रही हैं। RK नगर सीट से तमिलर काची पार्टी की उम्मीदवार 33 वर्षीय सी देवी। इनका सीधा मुकाबला सूबे की मुख्यमंत्री से है। राज्य में चुनाव लड़ने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर हैं। RK நகர் தொகுதியில் மக்கள் இன்னும் அடித்தட்டு மக்களாக தான் இருக்காங்க. பெரிய அளவில் யாரும் வளர்ந்த மாதிரி இல்லை. இங்கே ஏற்கனவே போட்டியிட்டு வென்ற முதல்வர் உட்பட யாருமே இந்த தொகுதியில் எந்த மக்களுக்கு எந்த விதமான நன்மைகளும் செய்யலை। सी देवी को भरोसा है कि इससे उनके समुदाय को लेकर पुरानी रवायतों में भी बदलाव होगा। என்னால் முடிந்த வரை அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்குது। இப்போ கைத்தட்டி பிச்சை எடுக்கிறது செக்ஸ் वर्कराக தான் இருக்காங்க। सी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बाकी उम्मीदवार भी उनका स्वागत कर रहे हैं। I'm very, very happy that she is contesting and the party has put her up, and we must have many more. I haven't met her. Do you think that this is a signal for the society now? They should realize that the due respect should be given to that community also. Yes, yes, we can. It has to be. मतदाता भी सी देवी के चुनाव लड़ने पर अपने अंदाज में राय प्रकट कर रहे हैं। तो वो लोग जो लड़ रहे हैं, जो अपना भारत में सबके लिए सबका सम्मान जो मिलना चाहते हैं, वो उसके लिए हम तारीफ कर सकते हैं। इलेक्शन में खड़ा हुआ है, ये लोग के अपना साथियों के बहुत मेहनत करने के लिए आया हुआ है। पिछले 15 साल से राधा कृष्णन नगर सीट पर भले ही सत्ताधारी AIADMK का कब्जा हो, लेकिन जनता की जुबान पर आज भी विकास ही मुद्दा है। सी देवी चुनाव तो अकेली लड़ रही हैं, लेकिन उनकी लड़ाई पूरे समाज के लिए है।
उनके मुख्य उद्देश्य राजनीतिक जीत हासिल करना नहीं है, बल्कि उस सामाजिक जीत को हासिल करना है जो कि आज़ादी के 70 साल बाद भी उस समाज को नहीं मिली जिससे वो संबंध रखती हैं। कैमरामैन संतोष यादव के साथ चेन्नई से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और असम में मतदान भले ही खत्म हो गया हो, पूरा हो गया हो, लेकिन नतीजे से पहले सरकार बनाने को लेकर कयासों का दौर जारी है। इस खबर पर नजर डालेंगे। जी हाँ, तो असम की हम बात कर रहे हैं। असम में त्रिकोणीय मुकाबले में AIUDF की भूमिका पर शुरू से ही लोगों की नज़र है। ऐसे में पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के ताज़ा बयान के बाद सरकार गठन में नए समीकरणों की बहस फिर से तेज हो गई है। अजमल ने प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्ष मोर्चा को एकजुट होने की अपील की है। अजमल के मुताबिक बीजेपी को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस, असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट को साथ आने की अपील की है। बदरुद्दीन अजमल का दावा है कि AIUDF असम में 30 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और सरकार गठन में उसकी निर्णायक भूमिका रहेगी। आपको ये भी बताएं कि मौजूदा चुनाव में असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, लेकिन अजमल ने इन दोनों पार्टियों को भी बीजेपी विरोधी मोर्चों में साथ आने की बात कही है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने असम गण परिषद के कद्दावर नेता प्रफुल्ल कुमार महंता का नाम भी सुझाया है। असम चुनाव के नतीजे 19 मई को घोषित किए जाएंगे। लोकतंत्र 2016 के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।